चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द एपिक बॉडी ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है ना। अब मैं छोटी सी किस तरह आपको समझाता हूँ। उसको चाहिए कि अपनी औलाद से कि भी बेटा तुम जाओ नीचे से बिल्कुल जीरो से, बेशक उसको 2-3 महीने वहां पे बैठाए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप और एनी बिजनेस मतलब फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको उसकी मार्केट एनालिसिस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर बनना इज वेरी इजी। वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। तो इसमें एडवाइस यही है कि खुदारा आजकल का जो दौर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज के एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान हमारे से मौजूद हैं, ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। करंटली ही इज़ अ सेक्रेटरी रावलपिंडी जिम खाना क्लब, और अपनी माशाल्लाह इनकी कंपनी है, डायरेक्टर सेल्स हैं एट आर्को इंटरनेशनल, चौधरी नदीम ए रऊफ साहब। नदीम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच ज़िशान, इट्स माय ऑनर दैट यू आर हियर। आपसे बड़ा पुराना एक ताल्लुक था जब मैं प्रेसिडेंट रहा रावलपिंडी चैम्बर का, तब भी आप आते रहे। जी। और माशाल्लाह द वे द कैरियर क्लास इज गोइंग, इट इज मतलब तारीफ के काबिल है कि आप एक यंग जनरेशन को, यूथ को अपनी एक्टिविटीज और अपनी कोचिंग और अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव इमेज जो पोर्ट्रे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लेयर सर कन्वर्सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये पॉडकास्ट की जो थीम है, हमने आपसे आपकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना है, आपकी स्ट्रगल, आपकी हर्डल, ताकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यंग पर्सन है, यंग स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, क्योटिक माहौल है सारा, तो इसमें अपने बिजनेस को कैसे मतलब कि स्केल कर सकते हैं, कौन सी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तो इन सब टॉपिक्स पे आपसे हम बात करेंगे। तो कन्वर्सेशन का स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने फर्स्ट बिजनेस के बारे में बताएं। ज़िशान, माय बैकग्राउंड इज वेरी हम्बल। इफ आई टॉक अबाउट के जी मैं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का है। और कुछ थोड़े से मेरे बिलीव्स थे जो मुझे यहाँ तक लेके आए। आई एम सिंपल, वो स्कूलिंग मेरी इधर ही हुई, सेंट मैरीज अकेडमी लालाजार, बॉर्न इन लाहौर, बट सारी ज़िंदगी मेरी पिंडी में गुजरी। और उस ज़माने में जब मैंने मैट्रिक किया, उस ज़माने में ये ओ और ए लेवल वाली बीमारी नहीं होती थी, सिंपल मैट्रिक होता था और बड़ा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। फिर उसके बाद एफएससी की, ग्रेजुएशन की, एंड देन लेट 90s में आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर्स। तो अगर मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करूं तो आई एम अ बैक बेंचर, आई वाज अ बैक बेंचर। ठीक है ना। मैं कोई वो टॉप 10 वाला में से नहीं था, तो बड़ा शाय, इंट्रोवर्ट किस्म का, खामोश रहने वाला बच्चा, जो कि बड़ा मतलब एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे आगे ना होता। तो अगर वो मेरी पास्ट देखा जाए और आज जो मैं अल्लाह ताला का शुक्र है जिस जगह पे हूँ, ये चीज़ एक चीज़ सिंबॉलिक करती है, जिसमें आगे डिटेल में जाके भी बात करेंगे कि आप क्या ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप ए ले रहे हैं, A+ ले रहे हैं, या आप 100 में से 90 ले रहे हैं, 95 ले रहे हैं। असल चीज़ क्या मैटर करती है, वो आपकी विश एंड विल है और आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जिसको आप ओवरकम करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैट्रिक अपनी मास्टर्स करने के बाद आई जॉइन माय फादर्स बिजनेस, क्योंकि एक इंजीनियरिंग फर्म थी, माय फादर इज अ केमिकल इंजीनियर। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा पढ़ना जो मर्जी है तुमने, बट ये कि ये दिस इज माय बिजनेस, आई एम द ओनली, बिकॉज आई एम द ओनली सन, मेरी 3 छोटी बहनें। तो उन्होंने कहा कि यार तुम अपने शौक से पढ़ाई करो, बट यही काम करना है। तो उस जमाने में आपको पता है लेट 90s अर्ली 90s में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा बूम था। तो आई हैव डन माय मास्टर्स इन 97। तो उस दौरान ही मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान ही अपना फादर के काम ज्वाइन कर लिया था। तो वो मेरा स्टार्टअप था, आप समझ के लो कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू किया और बस वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट होता है। अच्छा नदीम साहब, जैसे आपने बताया कि आपने अपने वालिद साहब का बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में जब आपने, क्योंकि एजुकेशन के बाद फौरन आप बिजनेस में आए, और स्टार्ट में कौन कौन सी आपको हर्डल फेस हुई, आपको उस टाइम क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? देखिए यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। एक तो पहली बात ये कि जिस वक्त मैं बिजनेस में आया तो मेरे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि लेट 90s में आपको पता है कि इतना वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था, हमारा जो इंटरनेट है वो इतना फ्लरिश नहीं हुआ था, मीडिया हमारा बहुत कम था। तो अब तो आजकल की अगर हम जनरेशन की बात करें तो हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, हमारे पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा
एक्सपोजर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोजर है, तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है कि आपने क्या करना है, किस साइड पे जाना है। तो चूंकि मेरा ये एस्टैब्लिश बिजनेस था, मैं इसमें आया। हर्डल्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो देखिए हर्डल्स जो सी हैं वो आपको हर स्टेज पे फेस करनी पड़ती हैं। स्मूथ सेलिंग कहीं नहीं होती, चाहे वो यू बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, ठीक है ना। आपको एस्टैब्लिश बिजनेस भी मिले तो आपने अपनी जगह बनाने के लिए, चीज को सीखने के लिए, और अगर आप अपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको आसानी नहीं होती। यहाँ पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ आपके इस जो आपको क्वेश्चन है, इसके पीछे जो हिडन चीज है वो ये है कि आज भी हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, जाके लेक्चर देता हूँ, मुख्तलिफ अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, और ये हमेशा ये बात करता हूँ कि जी आप क्यों ये सोचते हैं कि हमने पढ़ के या ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके हमने नौकरी ही करनी है। हमारा माइंड सेट अभी तक अल्लाह मतलब कि अल्लाह माफ़ करे नहीं चेंज हो सका। इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है, मैं कहता हूँ हमारी जनरेशन, मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ या स्पेशली हमारी पिछली जनरेशन जो सी है, जब ये सोचा जाता था कि जी पुत्र पढ़ेगा तो उन्हें याद है आर्मी नहीं जाना, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, एक फिक्स किस्म की या उसकी सरकारी नौकरी करनी है। तो अब वो टाइम नहीं रहा। आपने अपना खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड आपने होना है, आपने एज अ एंटरप्रेन्योर बनना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, माइंडसेट अपना चेंज करना है। और आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस अभी भी आपकी फैमिली की साइड से आती है कि यार आपने पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली है, तो आप स्ट्रेट अवे यू गेट ऑन टू सम जॉब ताकि आपको फिक्स इनकम महीने की आनी शुरू हो जाए। ये जो स्टेप होता है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। जी। इसमें आपको अपना आप मारना पड़ता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। हाँ जी। क्योंकि आपको कोई भी चीज स्मूथ सेलिंग नहीं होती। आपने अगर ये फैसला कर लिया कि जी मैंने ग्रेजुएशन कर ली है या मास्टर्स कर ली है, नाउ आई विल गो बैक टू द मार्केट एंड आई विल क्रिएट जॉब्स, बजाय से कि मैं 9 to 5 वाले चक्कर में फंस जाऊं और मैं जॉब ही करूं, तो वही चीज जो आपने सीखी है वो आप लोगों को एम्प्लॉय करें। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो फेलियर का चैलेंज है, फियर ऑफ फेलियर है। आपको बताऊं 90% जो स्टार्टअप्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेल कहाँ होते हैं? वो फेल वहाँ होते हैं जब आपका ये खौफ अंदर होता है और आप उस खौफ के होते हुए आप उससे भाग जाते हैं। और वो खौफ क्या होता है कि आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एज ए एंटरप्रेन्योर और किसी बिजनेस में कदम रख रहे हैं, तो ओवरनाइट आपको कभी वर्टिकल नहीं लेके जाता। ये सिर्फ हमारे यहाँ एक गेमिक्स हैं जो मुख्तलिफ लोग दे रहे होते हैं कि जी ओवरनाइट रिच हो जाएं या आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं है। आपने कोई भी अगर लेजिटिमेट बिजनेस करना है एंड इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, देन यू आप में इतनी कैपेसिटी और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप फेलियर को फेस कर सकें। और फेलियर जिसने एक दफा फेस कर ली और उस पर कंसिस्टेंट रहा, तो मेरा ख्याल है देन स्काई इज द लिमिट। क्योंकि जब इंसान गिरता है ना और गिर के फिर वहां से हट जाता है कि यार नहीं बस आई एम डन विद इट, और उसमें सबसे बड़ा अमल दखल आपकी सराउंडिंग में लोगों का होता है। इसमें दोस्त होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं कि वो कहते हैं कि यार नहीं ये तो तुमने लगाए थे 100 रुपया, तुमने तो सारे डबो दिए, तो अब छोड़ दो। वो टाइम होता है उठने का। अगर वो टाइम सस्टेन आप कर जाए तो फिर आप हर काम जो इंसान वो किया जा सकता है। फिर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर, यू रियली विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देख लें निशान साहब आप अपने इर्द गिर्द, हम बाहर दुनिया की बात नहीं करते ना, हम अपने शहर की, अपने इलाके की बात करते हैं। आप इर्द गिर्द देखें, उनका सबका स्टार्ट ऐसे ही है जी। कोई करोड़ों रुपए लेके उसने एक एम्पायर नहीं खड़ी की, उसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, 10 दफा गिरा, फेल हुआ, फिर उठा और फिर अल्टीमेटली नाउ ही और शी गॉट एन एम्पायर। ठीक है ना, वो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना एस्टैब्लिश किया हुआ है, उनके नीचे 100 हजार बंदा एम्प्लॉय उन्होंने किया हुआ है। तो दिस इज द की जो मैं आपने बात की थी ना, स्ट्रगल। तो स्ट्रगल हर जगह पे, हर मौके पे एज अ बिजनेसमैन आपको फेस करनी पड़ती है। नदीम साहब, जैसे भी अपने फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया, रन किया, तो मेरे इर्द गिर्द भी कुछ केस स्टडीज़ हैं
और ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस का जो रेशियो है ना, कि जो उनके बेटे हैं, अगर कोई फैमिली बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है अपने पेरेंट्स से, अब बेटों पे बात आ गई, तो उस लेवल का वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं रन कर पाते जिस तरह उनके आबा अजदाद ने किया होता है। ठीक है, तो आपके ख्याल से कौन सी चीज़ें लैक करती हैं, क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, वैल्यू पे कम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, या वो उस तरह की अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते जैसे उनके पेरेंट्स ने किया होता है? देखिए, बात ये है कि फैमिली बिजनेस की जब बात कर रहे हैं ना, तो वो एक लेवल से शुरू होता है। अब वो अगर मुझे फैमिली फर्स्ट जनरेशन है मेरी जो फैमिली बिजनेस को लेकर जा रही है, तो मेरे फादर ने उसको जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है ना? ठीक है। तो उन्होंने वो सारी स्ट्रगल, वो सारे स्टेप्स उन्होंने क्रॉस किए। वो क्रॉस करके वो एक मकाम पे आके मुझे हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। जो पिछले स्टेप्स हैं सारे, जो 10 स्टेप्स उन्होंने लिए, मुख्तलिफ जगहों पर उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, उन्होंने गलतियां करके सीखा, वो सारे बाईपास करके मुझे एक मकाम पे उन्होंने लाके पहुंचा दी और कहा बेटा ये लो चाबी और काम को चलाओ। एग्जैक्टली। तो वो जो आप एक्सपीरियंस नहीं करते ना, और आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, या उस प्रोसेस को समझ नहीं पाते और उसको आगे लेके जाने की कोशिश करते, तो वहां जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है ना, और नाकामी वहीं से स्टार्ट होती है। देखिए, कामयाब आपने देखा होगा मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन है फैमिली बिजनेस की, वो फिर इसको लेके चली जाती है। जब ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जाता है, तो बिल्कुल हमारे खास तौर पे जो हमारे एरिया है या हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ जाकर ट्रिपल डाउन हो जाता है, या वो बिल्कुल डिसमेंटल हो जाता है। हालांकि ये चीज़ देखी जाए तो आप देखें, गोरा जो एक थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका जूश सिस्टम है, वहां पे सदियों से फैमिलीज चल रही होती हैं। आप कोई कंपनी उठाकर देख ले, पता लगेगा इसकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री है और वही खानदान चल रहा है। वो उस प्रोसेस में अपनी औलाद को ये नहीं होता कि जी वो आपको वहां से देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है, मल्टी मिलियन बिजनेस है, मगर तुम बैठोगे उधर गेट पे, ठीक है ना, पहले फिर तुम जाओगे अकाउंट्स में, फिर तुम जाओगे सेल्स में, सारे प्रोसेस होते हुए ऊपर आओगे ताकि तुम्हें सारी डिटेल्स का पता लगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सीधा पहले दिन ही बच्चे को लाके बैठाते हैं सीईओ की कुर्सी में। तो जो नीचे के जो स्ट्रगल है, तो नीचे के जो उसके पेरेंट्स, कम्युनिकेशन लेवल है, जो पेरेंट्स, जो फादर उसके या उसके जो बाबा अजदाद हैं, जिस लेवल से उसको लेके आए होते हैं, वो सारे प्रोसेस से गुजरे होते हैं। वो 0 से उसको 100 पे लेके होते हैं, और आप उसको ज्वाइन करते हैं 100 पे, तो वो चीज फिर वहां जाके खराबी होती है। वहां जाके खराबी होती है। आप जो कह रहे हैं कि जो स्ट्रगल का फेज नहीं फेस करता बंदा, तो इस वजह से वो, इसमें मैं ये सजेशन दूंगा आपके इस पॉडकास्ट के तवसत से, और खास तौर पर जिस तरह द कैरियर आपका ये जो है ब्रांड है, कि इसमें इस चीज को जरूर आप फरोग दें कि अगर आप फैमिली बिजनेस है और आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इसमें कोई ऐसी मुज़ायका चीज़ नहीं है कि उसको चाहिए कि अपनी औलाद से कि भाई बेटा तुम जाओ नीचे से बिल्कुल 0 से, बेशक उसको 2-3 महीने वहाँ पे बैठाए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, अकाउंट्स में बैठे, सेल्स में बैठे, ताकि वो सारे जो उसके इश्यूज हैं या जो ग्राउंड लेवल पे जो मसले मसाइल हैं, उनको वो फेस करता हुआ ऊपर आए। जब वो वहाँ बैठेगा, देखेगा, फिर वो ऊपर आके डिसीजन मेकिंग भी उसकी आसानी होगी, और उसे पता होगा कि वहाँ के क्या इश्यूज हैं और क्या उसके मसाइल हैं। स्ट्रेट अवे जब आप ऊपर वाली कुर्सी में आके बैठते हैं, तो नीचे वाले फिर आपको पता नहीं होता कि जी नीचे क्या मसले हैं, और वहीं से फिर खराबी शुरू होती है। बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, जैसे माशाल्लाह आपका आपने सक्सेसफुल बिजनेस रन किया है और आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर बिजनेस का टॉपिक तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत डिटेल से बात की जा सकती है, लेकिन हमारे व्यूअर्स में से कोई अगर यंग ग्रेजुएट है या कोई जॉब पे भी है, तो जॉब पे जैसे हमारे सबके माइंड में होता है कि यार अपना बिजनेस होता है, या हम अपना कोई स्टार्टअप लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस छोटा ही हो लेकिन अपना बिजनेस हो। तो अगर मैं आपसे कुछ फ्रेमवर्क पूछूं, कोई 5 स्टेप्स हों, या कौन से टॉप ऑफ द टॉप 5 चीजें हैं, अगर किसी ने नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, स्मॉल लेवल पे ही करना है, तो वो उन 5 कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं, या कौन से फ्रेमवर्क का ख्याल रखे, या अगर आपसे मैं कुछ स्टेप्स पूछूं तो आप बता देंगे? देखिए जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बताई है कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फियर ऑफ फेलियर जब आप अपने दिल से निकालेंगे, तो फिर आपके लिए सक्सेस, आई एम श्योर कि देयर इज कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक चीज के पीछे पड़ जाए और उसको आप आखिर तक पहुंचाएं और उस पर कामयाबी ना हो।
हम बहैसियत कौम, हमारे साथ मसला सबसे बड़ा ये है कि हम बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम भेड़ चाल पे बहुत चलते हैं। हम ये देखते हैं कि यार ये काम बंदा कर रहा है, बड़ा नोट कमा रहा है, तो मैं भी ये काम शुरू कर दूं। उसकी पहले प्रॉपर होमवर्क नहीं करते। होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप और एनी बिजनेस मतलब फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको उसकी मार्केट एनालिसिस टोटल, आपकी उसकी कंजम्पशन, आपकी उसकी इन एंड आउट, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो डिटेल से पता होना चाहिए। कंप्लीट R&D होनी चाहिए। वो वाली R&D नहीं जो आपने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करनी है, वो वाली R&D जो ऑन ग्राउंड है, जो आपने लोगों से एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों से सीखनी है, ठीक है ना, या उसकी इन डेप्थ आपने उसकी एनालिसिस करनी है या उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, पेशेंस। वो इंटर रिलेट करता है आपकी फियर ऑफ फेलियर के साथ, कि आपको बहुत सारे आपको नेगेटिव्स आएंगे बीच में, बहुत सारे आपके डिप्स आएंगे, ठीक है ना, आपके बहुत सारे फॉल्स आएंगे, तो उसमें आपने पेशेंस को अपना जो सा ना रखना है। चौथी चीज़ जो सी है कि आपकी थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आजकल जो दौर है ना, वो पहले वाला रहा नहीं है। अब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी होता है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एक ही काम को 10 बंदे कर रहे हैं जी, और वो 2 बंदे क्यों सक्सेस है उसमें, ठीक है ना, सक्सेसफुल है, क्योंकि वो उस चीज को उस तरीके से कर रहे हैं। तो छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि हम अब मैं ये आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं। हमारे यहाँ एक जो ज़हनों में चीज बैठी हुई है ना, प्राइस कॉन्शियस की, कि जी इट्स अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट। आई टेल यू, इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, ठीक है ना, कीपिंग दिस थिंग इन व्यू कि जी मैं लो प्राइस दूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नो। कीपिंग, अगर आपके ज़हन में ये है कि जी मेरी प्राइस पे, मेरी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मेरी सर्विसेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मेरी आफ्टर सेल सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट आई विल चार्ज प्राइस, ठीक है ना, तो यू विल बिकम सक्सेसफुल। तो हम शुरू ही गलत करते हैं कि नहीं जी सस्ती चीज बेचो, वो 2 रुपए की चीज बेच रहा है, मैं 1.5 रुपए की बेचूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। वो 5 रुपए वाला कामयाब हो रहा होता है। हम परेशान होते हैं कि यार वो महंगी चीज बेच रहा है, कामयाब क्यों हो रहा है? वो खाली महंगी नहीं बेच रहा, वो क्वालिटी भी दे रहा है, वो आफ्टर सेल सर्विस भी पूरी दे रहा है, और वो आपको 100% उसकी मनी बैक भी दे रहा है, गारंटी दे रहा है। अब मैं मतलब हम बहसीत मुसलमान, ये बड़ा एक हमें अफसोस होता है इस चीज़ का कि हमारे मजहब में जगह जगह चीज़ बताई गई है कि हर मतलब ज़ाब्ता इखलाक दिया है ना, इवन कि कारोबार आपने किस तरह करना है वो भी चीज़ बताई हुई है। और ये सारा फिनोमेनाज और सारे जो है चीज़ें, ये हमारे गौरों ने अडॉप्ट की हुई है। आप आज भी आप जाते हैं अमेरिका कनाडा में, कोई चीज़ खरीदते हैं वहाँ से, और आप 15 दिन बाद भी वो वापस करते हैं, तो वो आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको मनी बैक गारंटी होगी, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर सिर्फ ये लिख दें अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में कि ये मनी बैक गारंटी है, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जी आपको क्या इशू है, आपको तसल्ली नहीं हुई और ये महीने की, ये 2 महीने की, ये 3 महीने की मनी बैक गारंटी है। मैं आपको बताऊं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 3 महीने बाद आपको वापस करेगा। आपका सिर्फ ये लफ्ज कह देना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना क्रिएट करेगा। और अगर आप 10 चीजें बेच रहे हैं, 10 किस्म की सर्विस दे रहे हैं, उसमें से 2 लोग वापस भी कर रहे थे ना, तो वो जो वापस आपको करेंगे वो आगे 40 लोगों को बताएंगे यार ये ऐसी कंपनी भी है यहाँ पाकिस्तान में जो आपको वाकई आप 1.5 महीने बाद आपको चीज वापस कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आपको पैसे वापस कर रहे हैं। इसमें बरकती पड़नी है, इसमें नुकसान आपको नहीं होना। ये तो हमारा मजहब कहता है यार, ये तो हमारे सहाबा कराम जो हमारे नबियों ने ये चीजें की हैं। और वो मैं मतलब इससे कुछ चीज कोट करूं, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, बट वो एक सहाबा ने इस तरह दुकान खोली और वो सिर्फ इसीलिए खोली कि यार ये कोई वापस रिटर्न इतना आ जा रहा है चीज। और हम यहाँ से कदम नहीं निकालते दुकान से बाहर, तो हम माथे पे आंखें रख लेते हैं, आंखें माथे पे होती है हमारी कि जी हम तो पैसे नहीं वापस करेंगे, रिटर्न क्या रिप्लेसमेंट क्या, हम पैसे नहीं वापस करेंगे। बिल्कुल, दीज आर फ्यू फैक्टर्स। अब इसमें बात करना चाहिए तो इतनी लंबी चेकलिस्ट होती है तो वो आपका टाइम हो जाएगा, बट ये जो 3-4 चीजें बताई है ना, इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत। और आपने की पॉइंट्स बताए अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा नदीम साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कुछ हमारे पाकिस्तान की केस स्टडीज हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो डिकेड ओवर डिकेड सक्सेसफुल रन हो रहे हैं, लाइक 20-30 साल 40 साल हो गए हैं। जिस तरह आपने भी माशाल्लाह, अभी आपका भी जो बिजनेस है
20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है आपका भी और अपने बिजनेस में, और माशाल्लाह सक्सेसफुल रन हो रहा है। तो जो आजकल के यंग स्टार्टअप्स हैं जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है आजकल के जो दौर में, और एक जो ट्रेडिशनल हमारे बिजनेस चलते आ रहे हैं 40 साल से, आपके ख्याल से क्या गैप है? आजकल के स्टार्टअप फंडिंग भी रेस कर लेते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज़ है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते 2-3 सालों में बिजनेस क्लोज। लेकिन क्या गैप्स हैं, क्या चीज़ें हैं कि वो पुराने बिजनेसेस, पुराने ब्रांड्स 30-30, 40-40 साल से सक्सेसफुल रन हो रहे हैं और न्यू स्टार्टअप्स नहीं देखो जिशान, मैंने पहले भी ये जो बात आपको बताई है कि वो गैप्स और चीज़ें वही हैं। हम बहुत इम्पेशेंस है, ये जनरेशन बहुत इम्पेशेंट है, ठीक है ना। हमारे जो बुजुर्ग थे वो मतलब उनके ज़हन में ये चीज़ थी, वो पहले हट्टी या फिर चट्टी और इस किस्म के फिनोमेना उनसे आपके पंजाबी के हैं कि हम वही बात है ना कि हमारे जो जहाँ पे जो आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़े नेमत है, वहाँ पे कर्स भी है। कर्स इस तरह है कि हम जब यूट्यूब पे खोल के बैठते हैं ना और आपको 1 करोड़ किस्म की साइडें मिल जाएंगी जी, आप रातों रात किस तरह अमीर होना है आपने, हर बंदा रातों रात अमीर होने के चक्कर में है। जब वो जेल में आपको चीज़ बैठी होगी ना तो फिर आप वो लॉन्ग टर्म तो सोच नहीं सकते ना कि मैंने 5 साल या 10 साल में इसको एक स्टेज पे लेके जाना है। तो उसमें आपको वही बात है कि आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि यार ये ओवरनाइट नहीं है, मैंने आज स्टार्टअप लिया है तो मुझे शायद अगर 4-6 महीने में इसका ब्रेक इवन भी आता है ना तो इट्स अ बिग सक्सेस, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन आएगा तो उसके ऊपर आप ग्रो करेंगे ना। और दूसरी बात ये है कि आप अगर हम कंसिडर करें हमें पहले वक्तों की निस्बत अब तो कारोबार करना बहुत आसान हो गया। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर बनना इज वेरी इजी। आपके सामने मिसाल ही कोविड की है, 2 साल जब कारोबार बंद थे, इतने स्टार्टअप्स ऐसे खुले हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किए हैं, आपके ऑनलाइन आपके इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई हैं और वहां पे वही कामयाब हुए जो कंसिस्टेंट रहे हैं। और मतलब कि अब तो वो कि आपने कोई दुकान लेनी है, 4 बंदों का स्टाफ रखना है, आपने पगड़ियां देनी है, 6-6 महीने के किराए देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप हो, ठीक है ना, आपके पास और सिर्फ दूसरी चीज हो, आपके पास आइडिया हो, बस देन स्काई इज द लिमिट, द होल वर्ल्ड इज योर कस्टमर, ठीक है ना। आप कौन सी चीज की कमी है? हाँ, हमारे एक थोड़े से बैरियर्स जरूर हैं इंटरनेशनल बिजनेस ऑनलाइन या फ्रीलांसर्स के लिए, जिसमें पेपॉल है या और किस्म की चीजें हैं जो कि अब अल्लाह करे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जब वो हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारे जैसे टैलेंटेड यहाँ पे बंदे नहीं है, फ्रीलांसर्स ले लें, कोई भी इंटरनेट पे बिजनेस उठा के देख लें, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक अच्छे आइडिया की जरूरत है और थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, और आपको बस आप अपने चाहे लॉन में बैठ के वो कारोबार कर लें या आपने किसी कमरे में बैठे कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है और कोई लंबा चौड़ा आपको इसमें आपको कैपिटल की जरूरत नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि वो बताया कि अब आज पिछले 15 साल या 20 साल से अब की निस्बत इस तरह है। अच्छा नदीप साहब, चैम्बर की तरफ थोड़ा सा आते हैं। आप फार्मर प्रेसिडेंट रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो नॉर्मली चैम्बर काम कैसे करता है? आप तो प्रेसिडेंट रहे हैं, आपको और चैम्बर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होता है इस चैम्बर से, या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ज़िशान, आई एम वेरी मच लकी एंड ऑनर्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका प्रेसिडेंट बनाया। और ये वो वाहिद चैम्बर है जहां पे मेरिट इज द ओनली थिंग, आप टॉप पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड में चूंकि मैं चैम्बर की बात हल्की सी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि मुझे इस पोजीशन में पहुंचने के लिए 12 से 13 साल लगे हैं। मतलब कि वही वाली बात है कि ये ओवरनाइट वाली चीज नहीं है। मैं 2012 में वाइस प्रेसिडेंट बना रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। 2012 से लेके 2021 तक मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया चैम्बर में, क्योंकि इट्स एन ऑनरी, वहां पे आपको जाना होता है, काम करना होता है, आपको कम्युनिटी के लिए काम करना होता है। वहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स को मैंने हेड किया, मुख्तलिफ कमेटीज को हेड किया, फिर जाके मुझे मौका मिला और अल्लाह ताला ने मेरी खुशकिस्मती कि हमारे 13,000 मेंबर हैं, उसमें से एक बंदा 1 साल में प्रेसिडेंट बनता है। तो वो स्टेज मैंने सीढ़ी इस तरह अपनी मेहनत से और अपनी उस जो मैंने परफॉर्म किया वो उसने मुझे ऊपर लेके आए और मैंने 1 साल फिर 2021 और 22 एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। और चैम्बर करता क्या है ये बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए, और ख़ास तौर पे चूँकि ये कैरियर क्लास के आपका जो ब्रांड है और जो आप इसको प्रोपोगेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को। तो चैम्बर का बड़ा की रोल है इसमें। अच्छा नदीम साहब, चैम्बर की तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नंबर वन ये, और दूसरा चैम्बर काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या बिजनेस के स्टूडेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि किस तरह चैम्बर काम करता है और चैम्बर का रोल क्या होता है बिजनेस कम्युनिटी में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द एपिक बॉडी ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है ना। अब मैं छोटी सी किस तरह आपको समझाता हूँ कि आप छोटे से किसी बाजार में जाएं या इलाके में जाएं तो वहाँ छोटी यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है ना। मतलब एक एसोसिएशन हो गई कंप्यूटर्स की, हो गई एक एसोसिएशन, हो गई आप कंस्ट्रक्शन वालों की, हो गई या इनका कोई ट्रेड बॉडी हो गई। जो चैम्बर है वो इन सब के ऊपर एज अ एम्ब्रेला है। मतलब कि अब जो पूरा रावलपिंडी जो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है गुजर खान से लेके वाह, टैक्सला, अटक और मरी, ये पूरा इसमें जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उसकी जो मेन बॉडी है, जो आपके जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करती है गवर्नमेंट के साथ, वो चैम्बर है। अब चैम्बर काम क्या करता है? चैम्बर एक्चुअली इज अ ब्रिज बिटवीन, ये समझने की जरूरत है, चैम्बर इज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। देखिए, आप जब काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं आते, पूरी दुनिया में आते हैं। उसमें टैक्सेशन के भी इश्यूज होते हैं, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के भी इश्यूज होते हैं, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी होते हैं, उसमें और जो आपने अगर अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो उसमें आपने मजीद अगर तरक्की करनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको चैम्बर ही सपोर्ट करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, नेशनली, इंटरनेशनली और लोकली। तो दिस इज व्हाट चैम्बर इज डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन इन पाकिस्तान। सो ये हमारा रोल होता है। कोई इशू होता है तो गवर्नमेंट जो सी है वो चैम्बर से रुजू करती है और फिर उसके साथ बात होती है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये बिजनेस कम्युनिटी का इशू है तो हम गवर्नमेंट के साथ या उनके लोकल इदारों के साथ, मतलब FBR वाले हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्सेशन वाले हैं, या और स्पेसिफिक किसी ट्रेड से रिलेटेड कोई पॉलिसी मेकिंग में इशू है तो फिर चैम्बर जो है वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करता है कि ये इसके मसले मसाइल है, ये इसके इशू है जो रिजॉल्व किए जाए। तो ये हमारा बेसिकली काम होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए आता है। आपको खैर 2 साल हो गया इसका टेन्योर, बट मैं 1 साल सर्व किया। इट्स एन ऑनररी पोजीशन, इसकी कोई सैलरी नहीं होती, कोई ऐसे पर्क्स नहीं होते, बट अल्लाह ये जरूर है कि अल्लाह ताला इस पोजीशन जब लेके आता है तो इतनी इज्जत और इतना मुकाम होता है कि वो एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो ये रावलपिंडी चैम्बर कर रहा हूँ। रावलपिंडी चैम्बर क्यों जरा थोड़ा सा मुनफरिद है कि हम चीजें जो है ना वो वाकई रियल टर्म्स में कर रहे होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, 1952 से ये चैम्बर है, ठीक है, और हम काम पे बिलीव करते हैं और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो अपनी कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी जो सी है, उसकी हमेशा हम बेहतरी के लिए काम करें। इवन कि हम कोई इंटरनेशनल इवेंट भी कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी कम्युनिटी वालों को, बिजनेसमैन को साथ लेके जाते हैं ताकि वहां पे उनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, उनके जेवीज हो, उनके MOU साइन हो, उनको नई मंडियां मिले अपनी माल एक्सपोर्ट की या एक्सपोर्ट की। जी। तो ये चैम्बर बेसिकली राउंड द ईयर करता रहता है। तो मेरा ख्याल है ये नटशेल है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दें, आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये यंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनके लिए चैम्बर कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, उसके लिए रोल सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें यंग जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं जो नए नए बिजनेस में आए हैं यूनिवर्सिटी से सीधा फारग होके, उसमें बहुत ज्यादा वो हेल्प ले सकते हैं चैम्बर से और उनकी बेहतरी हो सकती है। वो चाहे किसी भी ट्रेड में है, ठीक है ना, वो चाहे IT से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या किसी वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब चैम्बर क्या करता है कि चैम्बर चूंकि कनेक्टेड होता है पूरी दुनिया के साथ, ठीक है ना, तमाम एम्बेसीज के साथ, तमाम कमर्शियल काउंसलर्स के साथ। अब कोई भी डेलीगेशन जो बाहर से आता है वो सबसे पहले चैम्बर से कांटेक्ट करता है। कोई भी ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, ठीक है, तो वो वहां से आपकी लर्निंग होती है। आप अपना स्पेसिफिक ट्रेड बता दिया कि यार मेरा ये IT का ट्रेड है, ठीक है ना, और मैं आपका मेंबर बन गया। अच्छा, और मेंबर कौन बन सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेंबर वो बंदा बन सकता है जो कि टैक्स पेयर है, जिसके पास NTN सर्टिफिकेट है और वो टैक्स रिटर्न जमा कराता है। उसके अलावा दूसरा बंदा कोई मेंबर नहीं बन सकता। तो ये तो मस्ट है, आपका होना जरूरी है। आप मेंबर बन गए, अब आपने रजिस्टर करवा लिया अपना ट्रेड की, जी मेरा IT से या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब पूरी दुनिया में जहां से भी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है या कोई ट्रेड डेलीगेशन आ रहे हैं या हमारे ट्रेड डेलीगेशन बाकी मुल्कों में जा रहे हैं तो हम आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, आप हमारे साथ ट्रेवल करते हैं या चैम्बर में आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली
हम चैम्बर के अंदर अपने मुख्तलिफ ट्रेड से रिलेटेड, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड सेमिनार्स करा रहे होते हैं, होल डे सेमिनार होते हैं, और हम अपने मेंबर से कोई पैसे नहीं लेते इसके। मतलब कि स्मेडा हमारे ऑन बोर्ड है, हमारे बल्कि स्मेडा का दफ्तर भी चैम्बर के अंदर ही है, तो वो मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स IT से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से हो, या स्पेसिफिक कोई फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो कांस्टेंट ट्रेनिंग्स हमारी चल रही होती हैं। फिर जेवीज की अपॉर्चुनिटीज, फिर आपका कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ, इलाके के साथ, वो चैम्बर के थ्रू। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कारोबार तो शुरू कर लिया, अब आप जब चैम्बर आना शुरू होंगे, एक तो आपकी ग्रूमिंग होगी कि भाई क्या चल रहा है हमारे मार्केट में, क्या चल रहा है। अगर आपकी लोकल मार्केट है या नेशनल वाइज मार्केट है, तो आपको पूरी पॉलिसीज के मुतालिक पता हो रहा होगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन की क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह मैंने अपने आप को बेहतर करना है और किस तरह मैं अपने आप को ग्रो करता हूँ। तो इट इज अनलिमिटेड, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा जब प्रेसिडेंट भी था ये बात कहता था कि लोग आते थे कि चैम्बर से हमें क्या फायदा होगा। मैंने कहा चैम्बर से हमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे फायदा उठाना ना चाहें। हम तो वहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम तो वहां बैठे हुए हैं। आप जब तक आएंगे नहीं हमारे पास, हमसे अपने मसले शेयर नहीं करेंगे, आप हमसे पूछेंगे नहीं, तो हमारे पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास पूरी दुनिया की एम्बेसीज के, कमर्शियल काउंसिल्स के एक्सेस हैं, गवर्नमेंट के एक्सेस हैं, हर बंदे का एक्सेस है। तमाम TDAP हमारे साथ है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे जो ट्रेड को प्रमोट करते हैं और जो नए स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को बैकअप करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। बिल्कुल सही। तो ये तो आपकी हिम्मत है, आप कहां तक एग्री कर सकते हैं। चैम्बर सेल जनरेट करके दे सकता है। चैम्बर तो एक कम्युनिटी है, बिरादरी बिजनेस की, तो एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ मिला रहा है। नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी समझने की बात है। और मुझे अफसोस होता है कि लोग नहीं इस चीज को समझते। और क्या है यार, टोटली 10-11 हजार साल की इसकी फीस है सिर्फ मेंबरशिप, कुछ भी नहीं है। आज आप 2 बंदे चले जाए खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, तो 5-6 हजार बिल आ जाता है जी बिल्कुल। और आप बंदा इससे फायदा उठाने वाला हो ना, तो वो 10 दिन में ये अपने 10,000 बड़े आराम से रिकवर कर सकता है। और फिर उसके अलावा जो एसोसिएट होता है चैम्बर के साथ, हम पिंडी चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे लोगों, लेबोरेटरीज हैं, हेल्थ की, हॉस्पिटल्स हैं, MOU साइंस है डिस्काउंट्स के जो हमारे कार्ड पे उनको मिलते हैं। तो बहुत लिमिटेड, अनलिमिटेड इसके हम फायदा उठा सकते हैं इससे। अच्छा नदीम साहब, हम लीडरशिप की बात करते हैं। आपका माशाल्लाह एज अ लीडर बहुत सारे आपने इदारों को लीड किया है, तो एक अच्छे लीडर की क्या खूबियां होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और हमारे व्यूअर्स को बता दें। ज़िशान, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन स्किल सेट्स के बारे में थोड़ा बता दें, कौन से स्किल। इसमें जो शुरू में आपने मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, तो उसमें मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा ताकि जो सुनने वाले उनको पता लग जाए कि एक तो मुझे ये मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा 2022 में, फिर 2021 में प्रेसिडेंट बना रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इससे पहले भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरा जर्नी, जब आपने बात की ना कि जर्नी किस तरह, मैं ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हुई। मेरा शौक कहाँ से पैदा हुआ कि मैं इसमें आऊँ, और ये सुनने वालों के लिए, खासतौर पर जो यंग आपके बिजनेसमैन और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने खाली अपना कारोबार, ये एक पूरा पैकेज है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट कि जी आपने बस कारोबार करना है तो कारोबार ही करना है। आप कारोबार को आपने ग्रो किस तरह करना है और अपने आप को आपने मुनफरद किस तरह करना है, उसके लिए आपको फर्ज करें कि आप, जिस तरह मेरी फील्ड थी HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड मेरा एक जो मेरा बिजनेस था उससे रिलेटेड था। तो मैंने जब फील किया कि यार आई एम नाउ इन द बिजनेस, अब मैं कैसे अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। जब मैं अपने आप को एक्सेल करता हूँ तो कंपनी भी साथ एक्सेल होती है। जी। तो उसके लिए जो मैंने रास्ता इख्तियार किया, वो इख्तियार किया कि जी मैंने पहले ये देखा कि जी मेरी जो ट्रेड है उसकी एसोसिएशन कौन सी है, ठीक है ना, या उसकी जो एक कोई एक बनी हुई है ट्रेड बॉडी बनी हुई है, वो क्या है, उसको, वो हमारी पाकिस्तान में है पाकिस्तान HVACR सोसाइटी, यानी कि पाकिस्तान हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सोसाइटी। उसको मैंने उसमें उसका मेंबर बना मैं, ठीक है। उसके मेंबर के साथ उसमें मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ ये मेरी बिगिनिंग थी, ये चैम्बर से पहले की बात बता रहा हूँ। वहाँ मैंने
जब मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा अच्छा है कि आप अपनी ट्रेड में एक काम कर रहे हैं और उसकी एसोसिएशन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोग जो आपके लाइक माइंडेड हैं, जो आपके कंपिटिटर्स हैं या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी जो सेक्टर है उसमें आप नोन हो रहे हैं। आप जब आप नोन हो रहे हैं तो आपकी कंपनी भी ऑटोमेटिकली साथ प्रमोट हो रही है। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं चैम्बर में आया, ठीक है। अब HVCR में मैं जो पाकिस्तान में 3 चैप्टर्स हैं, जो इसका नॉर्थ का इस्लामाबाद चैप्टर, उसका मैं चेयरमैन रहा। ठीक है। फिर एक अमेरिकन सोसाइटी है इसकी एयर कंडीशनिंग की, उसका मैं नॉर्थ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आया बना प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। फिर 1 साल का मेरा वो टेन्योर था। उसके बाद फिर मैं फरवरी 2023 में मुझे मौका मिला रावलपिंडी जिमखाना का सेक्रेटरी बनने का। सेक्रेटरी मतलब एक लीडिंग रोल होता है और बड़ी उसकी पावर होती है। एक तरह का आप समझें कि वो पूरे जिमखाना को लेकर चल रहा होता है कि एक पूरी हिरार्की है कि जो चेयरमैन है कमिश्नर रावलपिंडी जो लाकित अली चट्टा साहब है वो चेयरमैन है और मैं सेक्रेटरी नंबर 2 पे इसको सर्व कर रहा हूँ। फिर उसके साथ ही हमारी एक इंडस्ट्रियल स्टेट है रवात इंडस्ट्रियल स्टेट, RCCI इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि एक वाहिद इंडस्ट्रियल स्टेट है जो प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप की 92-93 में। तो उसमें इस वक्त तकरीबन 450-500 के करीब इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल है। तो वो इसी साल फरवरी में मुझे चैम्बर ने अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये सारी जो सी चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हेड करने का मौका मिला। तो ये मैंने बेसिकली कोई ऊपर से नहीं मैं आया, या मैं कोई सिफारिश के थ्रू नहीं आया, या मैं किसी अपने पैसे के जोर पे नहीं आया। ये मैं अपनी मेहनत, अपनी मेरिट के बेसिस पे आया। और किस तरह आया कि आपने लीडरशिप की बात की, कि लीडरशिप में आपका, मैं मुख्तलिफ इवेंट्स को या मुख्तलिफ अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स को हेड करता रहा, तो वहाँ से मेरे जो सीनियर्स हैं या जो मेरे बड़े हैं उन्होंने देखा कि यार इस बंदे में ये क्वालिटीज़ हैं कि ये चीज़ों को एज अ टीम लेके चलता है। अब लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो मैं आपको आपने पहले कि क्या स्किल लेवल होना चाहिए कि एक कामयाब और अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है। देखिए इसमें 4-5 चीज़ें मोटी मोटी। एक तो ये कि आपको टीम मैन होना चाहिए। आपने कोई भी काम करना है एज अ लीडर तो आपके साथ आप टीम बना के चले। अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। आज अगर मैं कोई चीज़ में कामयाब होती है इधर जिमखाना में, या मैंने कोई कामयाब इवेंट्स की हैं रावलपिंडी चैम्बर में, या मैंने अपनी सोसाइटी जो थी एयर कंडीशनिंग उसमें मैंने सर्व किया अच्छे तरीके से, तो वो इट इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ माई टीम एंड इट इज ऑन मी कि मैं हाउ आई मूव माई टीम, मैं अपनी टीम को कैसे लेके चलता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज पेशेंस होना चाहिए आपको हर बंदे की बात सुनने का इतना हौसला और हिम्मत होना चाहिए। एब्जॉर्ब आपके अंदर, आप स्पंज का किरदार होना चाहिए कि आप हर बंदे की बात एब्जॉर्ब कर सकें। आप मतलब आप एकदम अगर रिपल करेंगे या आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो आप लीडर नहीं है। ठीक है ना। लीडर का काम है कि हर बंदे की बात को सुन के उसमें गलत बात भी होगी और अच्छी बात भी होगी, उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना। आप अकाउंटेबल होने चाहिए। तीसरी चीज, ठीक है ना, हर वक्त एक अच्छा लीडर अकाउंटेबल होने का मतलब यह है कि आप किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल उसमें खराबी में या उसमें फाइनेंशियल 2 नंबरी आप अगर बड़ी ऑडिट हो या कोई भी चीज हो तो क्लियर हो। अकाउंटेबल एवरी टाइम। कोई भी बंदा उठ के आप पे उंगली ना उठा सके कि आपने यहाँ फाइनेंशियल कोई ऐसी हरकत की है। उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि आप नेगेटिव बंदा, मैं बताऊं, अच्छा लीडर हमेशा अच्छा सोचेगा। वो अपनी टीम के लिए भी और अपने इदारे के लिए भी अच्छा सोचेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे यहाँ हमारे लोगों में, आप दुनिया में जितने भी अच्छे बड़े लीडर उठा के देख लें, या हम जो एज अ बाइस मुस्लिम हम जिनको अपना लीडर मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी थे, एक लीडर में होनी चाहिए वो आपका इखलाक है। ठीक है ना। आप हुस्न इखलाक है। या आप देखें कि अगर एक हेड कर रहे हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को, तो आप एक चपरासी से लेके अपने जो कोलीग्स तक और आपके साथ जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या मैं अगर चैम्बर की बात करूं या मैं जिमखाना की बात करूं, तो मेरे
मेंबर्स हैं, हज़ारों में मेंबर्स हैं। मैं अगर उनके साथ अच्छे तरीके से बात करूँगा और उनकी अच्छे तरीके से उनकी बात सुनूंगा और अपना मतलब कोई गैर ज़रूरी, देखिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब आप टॉप लेवल पे पहुँचते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे खराबी जाके होती है ना, वो ये होती है कि आपकी स्टिफ नेक हो जाती है, क्योंकि आपको उस लेवल पे इतने प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं और आपकी उस कुर्सी की और उस पोजीशन की इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी जल्दी इंसान का दिमाग फिर जाता है। अगर वो पोजीशन होती है कि आप अपने आप को अगर मजीद हम्बल कर रहे हैं और मजीद अपने आप को आपका सर झुका लें, तो मैं कहता हूँ फिर अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत से नवाजेगा और इतना आपको अच्छा लीडर बनाएगा कि जिसकी खातिर, देखिए ये मैं जिससे इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बात की कि ये सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी हैं, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मतलब कि उन पे दुनिया जहान के मुजालिम हुए, मगर उन्होंने हमेशा उसको अखलाक से और हुस्न अखलाक से और तहम्मुल से चीज़ों को बर्दाश्त की। तो ये इस चीज़ का फुकदान है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कि हम जो इंसान को इंसान समझते जब एक किसी पोजीशन पे पहुंच जाए। तो ये आप यकीन जाने, ये लिख लें, मैं ये स्ट्रेट अवे कैमरे में ये देख के बात कर रहा हूँ कि आप खाली इसी चीज़ को भी पकड़ लेना कि आप अपना एक पोजीशन पहुंच के अपने अखलाक को बेहतर करें और अपने आप को मजीद हम्बल करें, और खुदारा आप अपना जो है ना उस पोजीशन को उस जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है उसको अगर अपने दिमाग में सवार नहीं करेंगे तो आपसे अच्छा लीडर कोई बन नहीं सकता। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें जो हम रोज सुनते हैं मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप इम्प्लीमेंट करें, आपका कारोबार क्या, आपकी पोजीशन क्या एज अ लीडर, और आपकी और जो मामला आता देखें कैसे सीधे होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी बेसिक, और ये मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। आप यकीन जाने कि मैंने 1 साल गुजारा है रावलपिंडी चैम्बर में। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी 1 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि लोग इज्जत करते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैंने लोगों को इज्जत दी उस पोजीशन पे पहुंच के जब मेरे पास इख्तियार था और जब हर बंदा मेरे आगे पीछे था। ये मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि मैं नदीम से जब मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो वो चैम्बर में हुई थी और ये प्रेसिडेंट बने थे, तो मैं मुबारकबाद देने आया था। तो नॉर्मली जो आपकी बात है ना कि जब प्रेसिडेंट बनता है तो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि यार हम आपसे मिल लेंगे। आपने ऑन दैट डे, आपका फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, मैं आपके पास आया था और आपने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया कि जिशान आना और इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, आपकी कंपनी के बारे में बात कर लेंगे। आपने ये नहीं कहा कि यार वेट करो ये बाद में आना। तो ये मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि आपने जो तो जिशान क्यों मेरे सामने 1 साल बाद बैठा हुआ है। अगर मैंने इसको टाइम ना दिया होता और मैंने कहा होता कि यार आप कौन है जी, मैं तो बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बैचलर्स को मिलता हूँ, मिनिस्टर्स को मिलता हूँ, तो अगर मैंने भी आपको वही इज्जत दी है जो एक मिनिस्टर को देनी चाहिए या टॉप लेवल को बंदे को देनी चाहिए, तो इसीलिए तो आप आज बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे बिहेव ठीक ना किया होता तो चीजें आते चले जाते हैं, लोग याद भी नहीं रखते, कहते यार वो उसका अपना दिमाग था। तो अब नहीं, उसके बाद हम बहुत सारे इवेंट्स में हमारी मीटिंग होती रही और इस तरह। थैंक्स टू यू फॉर स्पेशली फॉर द कैरियर क्लास एंड योर टीम एंड स्पेशली यू कि आपने हर मौके मुझे याद रखा और मुझे मदद किया। बिल्कुल हमारा एम ही ये कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारी समिट्स होती है, उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने ऑन ग्राउंड जिन्होंने काम किया है, जिनका बिजनेस का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो इस पॉडकास्ट का भी यही मकसद है कि जो स्टूडेंट है बिजनेस के वो इससे सीख सकें। अच्छा नदीम साहब, एट द एंड मैं आपसे पूछता हूँ वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ। जिशान एंड तो होता नहीं कभी, ठीक है ना, ये तो जहद मुसलसल है। आप जितना आपकी एज होती है आप सीखते हो और ये अमल जारी रहता है। बट आपने यूथ की बात की तो इस वक्त फॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है 70% हमारी जो यूथ है इट इज़ अंडर द एज ऑफ 30, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स भी है और खुदा न खासा इसको हमने चैनलाइज ना किया तो हमारे अगेंस्ट भी जा सकती चीज़, क्योंकि इतना बड़ा रिसोर्स इस वक्त जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास भी नहीं है यंग जनरेशन में। तो इसमें एडवाइस यही है कि खुदारा आजकल का जो दौर है इसमें 2-3 चीज़ों से ज़रा बच के रहे। मैं कोई मतलब जो आजकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ख़ास तौर पे, इसमें हमारे जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना तो बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा तेज़ी से वो उसमें सरायत कर जाते हैं हमारे माशरे में। और हम जो मैं आजकल देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली वो ये होता है कि हम सोचे समझे बगैर किसी भी नतीजे पे पहुँच जाते हैं।
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम उसकी तहकीक किए बगैर उसको स्प्रेड आउट करना शुरू कर दें, उससे होता कि अल्टीमेटली उससे होता ये है कि हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे एम्स हैं, वो हम ना जाने हुए, ना तजर्बा हासिल किए हुए उसकी नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, और वही चीज़ देख के तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लोग पीछे हो जाते हैं कि यार नहीं, ये तो ठीक नहीं है। प्लीज़ तहकीक करें हर चीज़ की, जिसमें मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बात की, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी कंप्लीट होमवर्क होना ज़रूरी है, उसकी पूरी R&D ज़रूरी है, और ये भेड़ चाल के अमल से बाहर आ जाएंगे यार उस बंदे ने काम किया, कामयाब है तो मैं भी करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। हर एक के डायनामिक्स फ़र्क होते हैं, हर एक का सोचने का अंदाज फ़र्क होता है, और हर एक के सर्कमस्टांसेस फ़र्क होते हैं। तो प्लीज़ डू योर होमवर्क, डू योर R&D। हम अगर आज गोरे की तरफ देखते हैं कि जी कामयाब है, तो वो कामयाब सिर्फ ओवरनाइट नहीं है, उसके पीछे उसकी रिसर्च होती है हर चीज़ के पीछे। तो रिसर्च पे ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दें और थोड़ा सा पढ़ें, अपने डायनामिक्स को देखें। और प्लीज़ ये मैं अगेन ये बात करूंगा, मैं अक्सर जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, ये अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी कहता हूँ कि जो हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ा रहे होते हैं ना, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की, और जो बड़े बड़े दुनिया के कामयाब लोग हैं, ठीक है वो पढ़ाना ज़रूरी है, मगर हम अपनी भी जो सक्सेस स्टोरीज है ना, जो हमारे इर्द गिर्द है, उनको भी हम तो देखें और पढ़ें, क्योंकि हमारी जो कामयाब जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जो हमारे इलाके के, उनको जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे और स्टडी करेंगे ना, तो आप उससे कोरिलेट करेंगे बड़ी जल्दी। कोरिलेट करके तो आपको अंदाजा होगा यार नहीं, ये अमेरिका की बात नहीं हो रही, ये हमारे सिस्टम में रहते हुए लोगों ने ग्रो किया है और उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उनको जरूर देखें, उनको जरूर फॉलो करें। और प्लीज अगेन हैव पेशेंस, ठीक है ना। फेलियर 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 एंड देन राइज, दिस इज द की टू सक्सेस। आई टेल यू कि आप 10 दफा गिरेंगे और फिर आप उठेंगे, और जब आप उठेंगे then no one can stop you. This is the key which I wanted to tell each and every youth who wants to start their own business as an entrepreneur and as a startup. Please don't compromise on these things. जो आपके circumstances में आपको negative feedback कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी है, कि नहीं कर सकते, you can do it and you can do each and everything. सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ फेलियर से नहीं डरना, और then sky is the limit। अल्लाह पे तवक्कल रखे, सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में। और आखिरी बात मैं लिबर्टी लूंगा, जरूर करूंगा। जी। हम इस वक्त ब्रेन ड्रेन के नाम पे ये हर बंदा बाहर भागने के चक्कर में, खुदा रहा इस मुल्क में बहुत कुछ मौजूद है। आप अगर काम करने वाले हैं ना, तो आपके पास फुर्सत नहीं है। अगर आप नेक नीति से काम करने वाले हैं, तो आप यू कैन डू मिरेकल्स। तो आप जो भी ट्रेड पे काम कर रहे हैं, या जिस आपकी स्पेशलिटी है, या जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो तो अब महदूद नहीं रह गई है एक रावलपिंडी तक या लाहौर तक या पाकिस्तान तक, तो पूरी दुनिया में है। आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो फोकस ऑन दैट। आप यहाँ पे रह के मिरेकल्स कर सकते हैं, उसके लिए अमेरिका या यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान जो आपका मुल्क है, उसमें रहिए, उसमें काम करिए, और काम करने वाले, मेहनत करने वाले के लिए और तवक्कल अल्लाह पे रखने वाले के लिए बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच निशान फॉर एक्सीलेंट टाइम। अगेन थैंक यू सो मच नदीम साहब, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस इंटरव्यू से, इस कन्वर्सेशन से, बिजनेस के बारे में, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे। और अगेन थैंक यू सो मच कि आपने, बहुत शुक्रिया फॉर द कैरियर क्लास एंड फॉर यू एंड योर टीम। थैंक यू। माय प्लेजर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।